Hello everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel Yes You Can. So as you all know, we have completed physical properties of metals and non-metals, and in this lecture we are going to cover chemical properties of metals and non-metals. So let's start. सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. अभी हम फिलहाल मेटल्स की बात करेंगे, देन उसके बाद नॉन मेटल्स पे जाएंगे. इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर. ओके, तो एयर की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम ऑक्सीजन की बात करें, क्योंकि एयर में क्या है, ऑक्सीजन है. जैसे ही कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल ऑक्साइड. ठीक है, जैसे को मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मेटल का, उसी रिस्पेक्टिव मेटल का ऑक्साइड. ठीक है, तो मेटल ले लेते हैं कॉपर, रिएक्शन करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ, बना लेते हैं कॉपर का ऑक्साइड. ठीक है, बैलेंस भी कर लेते हैं. कॉपर एक है, ओके फाइन, बैलेंस है. ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा. अब कॉपर क्या होगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा. हो गया कॉपर बैलेंस. ठीक है, तो क्या किया हमने, मेटल की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ, बन गया रिस्पेक्टिव मेटल का ऑक्साइड. अब ये मेटल के ऑक्साइड जनरली कैसे होते हैं, नेचर, ये जनरली कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर. ये हम अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं. जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर होता है बेसिक, बट इसके 2 एक्सेप्शंस हैं, ये हमने पढ़े हुए हैं. कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस 2 हैं. कौन कौन से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड जिंक ऑक्साइड. ठीक है, ये 2 ऐसे मेटल्स हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं. एम्फोटेरिक मतलब, एम्फोटेरिक, एम्फी मीन्स ड्यूअल. मतलब क्या, ड्यूअल मतलब क्या, ये 2 नेचर शो करेंगे. ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक होते हैं, ये दोनों नेचर शो करते हैं, एसिडिक भी बेसिक भी. जब एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो बेस की तरह बिहेव करेंगे, जब बेस से रिएक्ट कराओगे तो एसिड की तरह बिहेव करेंगे. ठीक है, तो क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं, बट ये दोनों एक्सेप्शंस हैं. तो इसकी रिएक्शन करा लेते हैं. AlCl3 क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओहो सॉरी Al2O3, एल्यूमिनियम, सॉरी माय मिस्टेक, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब रिएक्शन हम Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम एसिड के साथ करा देते हैं HCl के साथ, तो क्या बनेगा, AlCl3. ठीक है, एंड AlCl3 क्या है, एक सॉल्ट है, साथ ही साथ बन जाएगा वाटर. ठीक है, तो ये HCl, ये तो हमने एसिड ही डाला था, ये हमें पता है, और इसके साथ ये क्या है, बेस. तो बेस और एसिड मिलके बना रहे हैं एक सॉल्ट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एंड ये बन रहा है साथ ही साथ वाटर रिलीज हो रहा है. ठीक है, तो क्या हो गया, जब बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर, ये हमें पता है, और इस ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन करा देते हैं एक बेस के साथ, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो एक बेस है, पता है ना हमें कि ये बेस है. ठीक है, इसकी रिएक्शन जब हम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से करा रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट, ये क्या है, एक सॉल्ट है. ठीक है, और साथ में बन जा रहा है वाटर. तो हम कह रहे हैं जब सॉल्ट और साथ ही साथ वाटर बन रहा है तो हमें ये पता है कि ये ऐसा रिएक्शन कब होती है, जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ. तो बेस तो हमने डाला है, हमें पता है कि ये बेस है, तो ये क्या हो गया, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, एसिड की तरह. तो हमने अब इस रिएक्शन से क्या देखा कि जब आप एसिड से रिएक्ट करा रहे थे तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एक बेस की तरह बिहेव कर रहा था, जब आप एक बेस से रिएक्ट करा रहे थे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा था. इसका मतलब क्या है कि ये एक एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है. मतलब आप एसिड से रिएक्ट कराओगे तो बेस की तरह, बेस से रिएक्ट कराओगे तो एसिड की तरह, बट मीन्स वाइस वर्सा. ठीक है, इसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा अभी, मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो मेटल का ऑक्साइड बनता है, और मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं नेचर में, बट 2 एक्सेप्शंस हैं. कौन कौन से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड.
ठीक है। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। जब रिएक्ट करता है तो हर मेटल ऑक्सीजन के साथ एक तरीके से रिएक्ट करेगा ये ज़रूरी नहीं है। सबकी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है। इस रिएक्टिविटी सीरीज में हम एक एक करके मेटल देखेंगे कि कौन सा मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें कुछ मेटल्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने लास्ट क्लासेस में भी उनको हटा दिया था, उनको एलिमिनेट करके ही रिएक्टिविटी सीरीज लिखी थी। तो यहाँ पे भी हटा लेते हैं। यहाँ पे आपको कैल्शियम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, देन आपको टिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मरकरी भी खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये हम अपना हाइड्रोजन सेंटर में ले लेते हैं क्योंकि इसी के बेसिस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है सोडियम पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम इतना वाइग्रेसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है कि ये जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा कि इसमें आग लग जाएगी, ठीक है। कैसे? सोडियम और पोटेशियम अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो इसमें आग लग जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम इसको हमेशा केरोसिन में डिप करके रखते हैं, कभी भी इसको ओपन एयर में नहीं रखते हैं, केरोसिन में या फिर इसको किसी ऑयल में हम डिप करके रखते हैं। कभी भी इसको डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देना है, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा तो फिर वही है कि आग लग जाएगी। इसलिए कोई डिस्ट्रक्शन हो सकता है, तो लेबोरेटरीज में भी इसको इस तरीके से रखा जाता है, ठीक है। अब कैल्शियम भी वाइग्रेसली रिएक्ट करता है, बट इतनी वाइग्रेसली रिएक्ट नहीं करता कि आग लग जाए, ठीक है। देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक, ये तीनों एक तरीके से बिहेव करते हैं। इसको थोड़ी हीट प्रोवाइड करानी पड़ती है, ठीक है। जैसे हीट प्रोवाइड कराओगे तो ये क्या होगा, मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा इसका रेस्पेक्टिव मेटल। मैग्नीशियम से रिएक्ट कराओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम से तो एल्यूमिनियम, जिंक से तो जिंक ऑक्साइड। ये जो मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा ये इस पर्टिकुलर मेटल्स का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। क्या बोला मैंने कि ये रिएक्शन जैसे ही करेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, इनके रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड्स भी बन जाएंगे, बट वो जो लेयर बन जाएगी उसके बाद इनका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। ये रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड्स बना लेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेते हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा क्या बना लेगा, MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्साइड बना लेगा। तो ये अब फर्दर ऑक्साइड इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी आयरन की। तो आयरन की फिलिंग्स रिएक्ट करती हैं, वाइग्रेसली बर्न होती हैं, बट आयरन बर्न नहीं होता है। तो क्या कर रहा है इसके साथ आयरन की फिलिंग्स मतलब हुआ इसका पाउडर्ड फॉर्म, ठीक है। आयरन का पाउडर्ड फॉर्म बर्न हो जाता है, बट आयरन बर्न नहीं होता है, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर भी अपना रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड बना लेता है, मतलब कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, जो होता है ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर की एक कोटिंग हो जाती है। कॉपर बर्न नहीं होता है, कॉपर अपना लेयर बना लेता है, ब्लैक कलर की एक कोटिंग बना लेता है, इसको बोलते हैं कॉपर का रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, ठीक है। और वो फर्दर फिर कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने ये नीचे वाले मेटल्स की। ये तो बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं, बहुत ढीले होते हैं, ठीक है। तो ये लेस रिएक्टिव है, ये तो रिएक्टिविटी शो ही नहीं करते ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्टिविटी, नो रिएक्टिविटी, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो कि अगर इन लोगों की रिएक्टिविटी मतलब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता तो इनकी ज्वेलरी बनती। इन लोगों की तो, इन सब चीज़ों की तो हम ज्वेलरी पहनते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम की लोग ज्वेलरी पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। ये ऑक्सीजन के साथ ओपन एयर में आप रख भी दोगे तो ऐसा नहीं कि कम हो गया मेटल, कुछ बन गया, कुछ और प्रोडक्ट बन गया, नहीं, ये एज इट इज़ रहते हैं, इसलिए इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्टिंग के मेटल जो टॉप में है रिएक्टिविटी सीरीज में, ये बहुत वाइग्रेसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। फिर इसके बाद जो मेटल्स आएंगे वो मेटल का ऑक्साइड बना लेंगे और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे उस पर्टिकुलर मेटल का। देन आयरन की बात करेंगे तो आयरन की फिलिंग्स बर्न होती हैं, बट आयरन बर्न नहीं होता। आयरन की फिलिंग जो पाउडर्ड फॉर्म होता है आयरन का, वो बहुत वाइग्रेसली बर्न हो जाता है। देन कॉपर भी ब्लैक कलर की कोटिंग बना लेगा अपने आउटसाइड और अपना वो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। देन कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये रिएक्ट नहीं करते हैं मेटल के साथ, ऑक्सीजन के साथ। क्यों? क्योंकि इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है, इसीलिए तो बनाई जाती है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते,
ठीक है। तब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं कि रिएक्शन मेटल की कैसे होती है ऑक्सीजन के साथ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल का बन जाएगा हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस हो जाएगी रिलीज। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, कोई मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनता तो पहले मेटल ऑक्साइड ही है। ठीक है, बट क्या होता है, वो मेटल का जो ऑक्साइड है वो फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और फिर मेटल के हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। तो इसीलिए हमने सीधा ही लिख दिया है कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाती है। ठीक है, अब कौन से सारे मेटल क्या एक तरीके से रिएक्टिविटी शो करेंगे वाटर के साथ? नहीं, जैसे कि सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ एक टाइप की या एक तरीके की रिएक्टिविटी शो नहीं करते हैं, वैसे ही वाटर के साथ भी एक तरीके की रिएक्टिविटी शो नहीं करते। तो फिर अब मैंने यहाँ पे आपकी रिएक्टिविटी सीरीज फिल्टर कर दिया है, जो आपके काम का है, जो आपको पढ़ना है, सिर्फ उतने ही यहाँ पे मेटल्स मैंने रखे हैं। तो हम स्टार्टिंग से अब देख लेते हैं कि पोटेशियम इज क्यों। ठीक है, तो अब हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि किस तरीके से आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में वाटर के साथ कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पे पोटेशियम। पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम का क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो हीट भी रिलीज होती है। ठीक है, देन सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा और होएगी हीट रिलीज। ठीक है, अब इसके कैल्शियम के साथ भी देख लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें हीट, इस वाले रिएक्शन में इतनी हीट रिलीज नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पे हीट नहीं लिखा है। देन मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एल्यूमिनियम की रिएक्शन वाटर के साथ तो बनाएगा Al2O3 और साथ ही साथ हो जाएगी हाइड्रोजन रिलीज। देन कर लेते हैं सीधा ही आयरन की बात कर लेते हैं, जगह कम है। बनाएगा Fe2O3 और हाइड्रोजन। अब बोलोगे मैम आपने कहीं हाइड्रोक्साइड बना दिया है, कहीं ऑक्साइड बना दिया है, तो इसकी बात हम कर लेते हैं क्या कैसे हुआ है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था तो बन रहा था मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और साथ ही साथ एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि जो पोटेशियम है वाटर में भी आग लगा देता है। ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि ये वाटर में भी, पानी में भी आग लगा देता है। इसीलिए कभी भी मैंने बोला था आपको कि इसको कभी भी हम एयर में नहीं छोड़ते हैं, पानी में भी नहीं डालते हैं, हमेशा कहाँ डाल के रखते हैं? केरोसिन में या फिर ऑयल में। ये पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। इमेजिन, जो पानी की प्रॉपर्टी है वो क्या है? आग को बुझाने की प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो आग को हटाता है, रोकता है, बट यहाँ पे पानी में भी आग लगा देता है पोटेशियम। ये इतना ज़्यादा वाइब्रेसली रिएक्ट करते हैं। तो ये कैसे इतना रिएक्ट कर जाते हैं ये हम देख लेते हैं कि आग कैसे लग जाती है। मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, मैंने आपको बोला था कि छोटे छोटे क्यूब्स में आपको क्या नाम है, सोडियम और पोटेशियम मिलेगा। मान लो इसमें पूरा पानी है। ठीक है, ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बनेगा? पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई तो ये हाइड्रोजन गैस गई यहाँ पे इसके टॉप तक। ठीक है, यहाँ से मिल गई इसको ऑक्सीजन। किसी चीज़ में आग लगाने के लिए क्या क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए और साथ ही साथ हीट चाहिए। तो ऑक्सीजन तो इसको यहाँ से सप्लाई मिल गया क्योंकि ये एयर बबल्स की फॉर्म में गई, पानी के टॉप तक, टॉप की लेयर तक गई और वहाँ पे तो एयर है।
पानी के बाहर तो एयर है ना, तो इसके बाहर यहाँ से इसको सप्लाई मिल गई ऑक्सीजन की, और यहाँ से इसको हीट मिल गई। कैसे? क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हीट निकलती है, इसीलिए इसको हीट भी मिल गई, इसीलिए इसमें लग गई आग। इसीलिए पोटेशियम और सोडियम को हमें कभी पानी में भी नहीं रखना चाहिए। वैसे ही होता है सोडियम के साथ, अगर सोडियम तो यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड बनेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड बनेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और यहाँ पे भी हीट मिलेगी। ये हीट इतनी होगी कि वो इनफ है सोडियम पोटेशियम को जलाने के लिए, ठीक है। इतनी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि हीट उतनी उनको मिल जाती है कि सोडियम और पोटेशियम पानी में भी आग लगा देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम की। सी कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा वाइग्रसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, बट इतना वो वाइग्रसली रिएक्ट नहीं करता कि आग लग जाए। यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड बनता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, बट हीट उतनी रिलीज नहीं होती कि कैल्शियम में आग लग जाए। तो यहाँ पे कैल्शियम इतना वाइग्रसली रिएक्ट नहीं करता है, मतलब इन कंपैरिजन टू पोटेशियम और सोडियम। वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये पानी में भी आग लगा देते हैं। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि कैल्शियम पानी में आग नहीं लगाता है। क्यों? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोडियम और पोटेशियम तो पानी में भी आग लगा देते हैं, इसलिए बोलते हैं कि इसको पानी में नहीं रखना चाहिए, बट कैल्शियम के साथ ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड बन रहा है, वहाँ पे भी हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, बट इतनी हीट रिलीज नहीं हो रही कि वो वहाँ पे आग लगा दे पानी में, ठीक है। तो इसीलिए अब हमने पोटेशियम की बात कर ली, हमने सोडियम की बात कर ली, हमने कैल्शियम की बात कर ली। अब करते हैं मैग्नीशियम की बात। तो ये, और हाँ, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये रिएक्शन कोल्ड वाटर में भी कर जाती है। ये जो रिएक्शन प्रॉपर मैं करा रही हूँ, इमेजिन कोल्ड वाटर में भी ये रिएक्ट कर जाते हैं। पोटेशियम भी कर देता है, सोडियम भी कर लेता है, और कैल्शियम भी कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाता है और हाइड्रोक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो ये तीनों कैसे रिएक्ट कर ले रहे हैं? कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जा रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं कोल्ड, ठीक है। अब मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम क्या कर रहा है? मैग्नीशियम जब वाटर से मिल रहा है तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन रहा है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ये कहता है, इसको रिएक्ट कराते वक्त जब हम मैग्नीशियम के पास वाटर लेके जाते हैं तो ये बोलता है कि मैं तो रिएक्टिविटी सीरीज में कैल्शियम और सोडियम और पोटेशियम के नीचे हूँ, तो मैं तो भाई कोल्ड वाटर से रिएक्ट इतनी जल्दी नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ऊपर वाले तो ऊपर वाले कर ले, मुझे उनसे क्या, मैं इतनी जल्दी रिएक्ट वाटर के साथ नहीं करूँगा। तो उनको ल्यूक्रिएटिव ऑफर्स दिए जाते हैं, उससे बोला जाता है ठीक है, हम अगर तुम्हें हॉट वाटर दे तो क्या तुम रिएक्ट कर जाओगे? तो कहता है चलो ठीक है, थोड़े नखड़े करता है फिर, लेकिन मान जाता है। तो क्या हो रहा है कि जो मैग्नीशियम है ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। मैंने क्या कहा कि सारे मेटल एक तरीके से रिएक्ट नहीं करते हैं टुवर्ड्स वाटर। तो कैसे होते हैं? ऊपर वाले मेटल कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं, ये इतने रिएक्टिव होते हैं। जैसे जैसे आप नीचे आओगे रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी, ठीक है। यही आपने ऑक्सीजन में देखा था, यही आपने यहाँ पे देखा है कि जैसे जैसे आप रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाओगे उसकी जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स वाटर वो कम होती चली जाएगी। यहाँ वाले मेटल्स बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट कर रहे थे, कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर रहे थे, बट यहाँ पे जब हम मैग्नीशियम के पास आए तो इसको ऑफर्स देने पड़े, ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देना। हमने उसे मनाया कि ठीक है चल भाई तू कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जा। फिर इसने कोल्ड वाटर से कहा कि चलो ठीक है मैं हाइड्रोक्साइड बना देता हूँ। फिर ये हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए मान जाता है और ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। फिर हम उससे नीचे जाते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इन सब से पूछते हैं। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ। फिर इससे नीचे वाले जो मेटल्स होते हैं ये और ज़्यादा नखड़ेले हैं, ये और ज़्यादा नखड़े करते हैं। ये क्या कहते हैं कि भाई मैं तो मैग्नीशियम से भी नीचे हूँ, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम की तो बात छोड़ो, मैं तो मैग्नीशियम से भी नीचे हूँ, मैं इतनी जल्दी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करूँगा। फिर उनको मनाया जाता है, अरे भैया तुम हॉट वाटर ले लो, थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर ले लो, थोड़ा हॉट वाटर ले लो। कहता है नहीं मैं तो रिएक्ट नहीं करूँ, बहुत रिजिड है। तो फिर इसको और थोड़ा सा अपना लेवल हाई किया जाता है। इसको हम बोलते हैं कि ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं। फिर भी नहीं मानता है, बोलता है कि नहीं मैं स्टीम के साथ भी हाइड्रोक्साइड नहीं बनाऊंगा, मैं हाइड्रोक्साइड नहीं बनाऊंगा, तुम इतना कह रहे हो तो चलो मैं ऑक्साइड बना देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं। तो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन क्या बनाएंगे?
रिस्पेक्टिव मेटल के ऑक्साइड्स बनाते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे आओगे और नीचे आओ तो फिर क्या आ गया, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं हैं, इसीलिए ये लेस रिएक्टिव है कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं रिएक्टिविटी शो ही नहीं करते हैं वाटर के साथ। इसीलिए हमारी जो ज्वेलरी होती है, हम पानी में जाएं, हम कहीं भी जाएं या ऑक्सीजन में भी इसको रख रहे हैं तो भी ये रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। तो समझ में आया, जैसे जैसे आप रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जा रहे हो, ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर भी और टुवर्ड्स ऑक्सीजन भी कम हो रही है। ठीक है, तो अभी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जैसे ही मेटल की रिएक्शन हम वाटर के साथ कराएंगे तो बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हमने देखा, अपने मेटल्स को देखा कि कौन सा मेटल टुवर्ड्स वाटर कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो हमने देखा स्टार्टिंग के मेटल्स तो कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जा रहे हैं और बना रहे हैं रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड हीट रिलीज हो रही है सोडियम और पोटेशियम में। ये इतनी हीट मतलब इनफ है, क्या नाम है, आग लगाने के लिए, इसलिए ये पानी में भी आग लगा देते हैं। सिमिलरली कैल्शियम में भी हाइड्रोक्साइड बन रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, बट ये इतनी एनॉर्मस हीट नहीं जनरेट कर रहा कि इसमें आग लग जाए, इसलिए कैल्शियम में आग नहीं लगती, बट ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना लेता है, मतलब अपना मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। देन हम आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम पे। तो मैग्नीशियम थोड़े नखरे करता है और बोलता है कि मेरे को हॉट वाटर दो, मैं तब रिएक्ट करूँगा और तब जाके हाइड्रोक्साइड बनाऊंगा। तो इसको हॉट वाटर दिया जाता है, ये हाइड्रोक्साइड बना लेता है। देन इसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन आते हैं, ये बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं और बोलते हैं कि नहीं हमें स्टीम दो, तो भी हम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, तो हम बनाएंगे अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। उसके हम नीचे आते हैं तो देखते हैं कि मेटल पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, इसलिए हम इनकी ज्वेलरी भी बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लर्न करने जैसा कुछ नहीं है, मतलब दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट रख लेंगे कि नीचे नीचे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे ये रिएक्टिविटी कम हो रही है, तो आपको अपने आप ही चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल एसिड्स के साथ, रिएक्शन कैसे शो करते हैं मेटल्स एसिड्स के साथ। ठीक है, तो जल्दी से वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब रिएक्शन ऑफ, थर्ड पॉइंट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो सबसे पहले मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सॉल्ट और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब एक मेटल ले लेते हैं जैसे कि Zn, एसिड के साथ कराते हैं तो डाइल्यूट HCl ले लेते हैं, क्या बनेगा ZnCl3, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो हमने पढ़ाई है, ये क्या है, जिंक क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन करा देते हैं, एक और की देख लेते हैं, मैग्नीशियम डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देते हैं, क्या बनेगा MgSO4 और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये क्या है, एक सॉल्ट है। ठीक है, हमने क्या देखा कि मेटल जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो बना रहा है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो हमने अपने दो मेटल्स ले लिए, कौन कौन से, जिंक देख लिया और एसिड ले लिया HCl, फिर एक मेटल ले लिया और एसिड ले लिया H2SO4। क्वेश्चन रेज होता है कि मेटल जब डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट बना रहे हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल बात। ठीक है, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हर बार हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी एक है कि क्वेश्चन आपके पास आएगा एग्जाम में कि मेटल जब इन सब के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इन दोनों एसिड के साथ, तो सॉल्ट बन रहा है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। बट ये नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये जब जो मेटल्स हैं जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्टिविटी कैसे शो करते हैं बेसिकली। ठीक है, एसिड्स के साथ नाइट्रिक एसिड कैसे रिएक्टिविटी, मेटल कैसे शो करता है रिएक्टिविटी। तो हम देखते हैं जैसे ही कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ डाइल्यूट HNO3 कौन सा है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्टिविटी मतलब रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट, साथ में बन जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड या NO2, N2O या फिर NO, ये
और साथ ही साथ रिलीज होता है वाटर। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है HNO3 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग है मतलब क्या कि ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब दूसरों में ये ऐड कर देगा ऑक्सीजन, और क्या हो जाएगा? सेल्फ रिड्यूस्ड हो जाएगा। सेल्फ रिड्यूस्ड हो जाएगा मतलब कि अपने अंदर से ऑक्सीजन को हटा देगा। या फिर क्या करेगा? जैसे हम कह सकते हैं दूसरों में ऑक्सीजन ऐड करेगा, या फिर अपने में से ऑक्सीजन हटा देगा, या फिर दूसरों से हाइड्रोजन ले ले और अपने से हाइड्रोजन हटा दे। यही होता है ना। तो यहाँ पे इसने देखो क्या किया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो HNO3 ने क्या किया? अपने आप को कर लिया रिड्यूस्ड, मतलब अपने में से हाइड्रोजन को हटा दिया और रिस्पेक्टिव नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना लिए। ठीक है, क्योंकि ये खुद एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक्चुअली क्या हो रहा है, जब मेटल इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो बन रहा है सॉल्ट और हाइड्रोजन बन रहा है, लेकिन वो हाइड्रोजन क्या हो रहा है? वो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। और उसे ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है? ये HNO3 कर रहा है। ठीक है, ये HNO3 कर रहा है क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब क्या? उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ऐड कर देगा। तो इसने क्या किया? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को ऐड कर दिया और बना दिया वाटर। और खुद क्या हो जाएगा? खुद हो जाएगा रिड्यूस्ड, अपने अंदर से हाइड्रोजन को हटा देगा। ठीक है, तो इसने क्या बना दी? अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। तो ये बन जाएगा या तो N2O या तो NO2 या तो N2O या फिर NO, और साथ ही साथ बन जाएगा सॉल्ट। ठीक है, अब क्या कोई भी मेटल डाइल्यूट HNO3 मतलब HNO3 के साथ रिएक्ट करके यही बनाएगा? कोई भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा? ये क्वेश्चन आएगा। तो क्या होगा उसका आंसर? दो ऐसे मेटल हैं जो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं, बट एक कंडीशन है कि उसमें जो डाइल्यूट HNO3 आप यूज़ करोगे उसमें HNO3 बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड होना चाहिए, मतलब उसमें उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होनी चाहिए। तो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग नेचर उसका कम हो जाएगा, तो वो दूसरों को ऑक्सीडाइज और खुद रिड्यूस उतना नहीं होगा, तो बन जाएगी हाइड्रोजन गैस। तो कौन कौन से आपके एक्सेप्शंस हो गए इसके अंदर? एक्सेप्शंस कौन कौन से हो गए? मैंगनीज एंड मैग्नीशियम, ये दो ऐसे मेटल हैं कि ये HNO3 के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है reaction of metals with other metal salts। ठीक है, अब पहले हमने पढ़ी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर, देन वाटर, देन उसके बाद हमने देखा कि वो एसिड्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं। फिर अब हम देख रहे हैं कि एक मेटल दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ कैसे बिहेव करता है। ठीक है मान लो मेटल 1 है, ठीक है, ये मेटल 2 के सॉल्ट के साथ मतलब रिएक्ट कर रहा है। तो क्या बन जा रहा है यहाँ पे? अगर मेटल 1 जो है वो मोर रिएक्टिव है मेटल 2 से, मतलब मेटल 1 जो है इज मोर रिएक्टिव देन मेटल 2। ठीक है, तो क्या होगा? मेटल 1 का सॉल्ट बन जाएगा और अलग हो जाएगा मेटल 2, M2 लिख दिया है यहाँ पे, मेटल 2 का मतलब है। ठीक है, मेटल 2 बन जाएगा आपका। तो अब एक मेटल ले लेते हैं, मेटल ले लिया हमने, मान लो कॉपर। ठीक है, जो ऊपर होगा उसको साइड में रखना पड़ेगा, और AgNO3 के साथ मान लो रिएक्ट करा दिया है। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के साथ उसको रिएक्ट करा दिया, क्या होगा? मेटल 1 कौन सा था? मेटल 1 देखो, कॉपर 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 कॉपर। ठीक है, और सिल्वर क्या है? नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से, तो कॉपर क्या होगा? ज़्यादा रिएक्टिव होगा सिल्वर से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? कॉपर बन जाएगा कॉपर का सॉल्ट, और बन जाएगा अलग हो जाएगा कौन सा? मेटल 2, हमारा सिल्वर हो जाएगा अलग। ये क्या है? कॉपर नाइट्रेट, कहीं कहीं क्यूप्रिक नाइट्रेट भी बोलते हैं इसको।
कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, तो क्या हो गया, कॉपर मेटल 1 जब मेटल 2 के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो बना लेगा मेटल 1 का सॉल्ट। कब, जब मेटल 1 जो होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा मेटल 2 से। अब आपका एक क्वेश्चन आता है जो सीबीएसई का बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन है कि क्या होगा जब आयरन नेल को आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर रहे हो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का। ठीक है, और इसमें आपने आयरन की नेल डिप कर दी, आयरन की एक नेल डिप कर दी, तो क्या होगा, तो आपसे ऑब्जर्वेशन पूछी जाएगी कि क्या होगा अब इस रिएक्शन में, कैसे रिएक्ट करेंगे आपस में दोनों। तो क्या बोला हुआ है कि कॉपर सल्फेट का क्या है, सॉल्यूशन है, आपने क्या डाल दी है, आयरन नेल डाल दी है, तो क्या होगा, आयरन क्या है, देखो आयरन कहाँ है, यहाँ, और कॉपर कहाँ है, यहाँ। कौन है ज़्यादा रिएक्टिव, आयरन। क्यों, क्योंकि आयरन जो है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है हाइड्रोजन से, और जिस मेटल की बात कर रहे हैं उससे ऊपर लाई करता है, तो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ये तो हमने देखा ही है ना, जैसे जैसे नीचे जाते हैं रिएक्टिविटी कम होती रहती है। तो वैसे ही क्या होगा, आयरन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट, और हो जाएगा कॉपर अलग। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इस रिएक्शन में क्या होगा। हमने बात की थी कॉपर सल्फेट कौन से कलर का था, ब्लू कलर का। तो दो ऑब्जर्वेशन आपको इस रिएक्शन में देखने के लिए मिलेगी। ये जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन था ये होने लगेगा फेड, स्टार्ट्स फेडिंग। द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन स्टार्ट्स फेडिंग। एंड सेकेंड ऑब्जर्वेशन आपकी क्या रहेगी कि ये जो आयरन नेल है इसके ऊपर एक रेडिश कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट होने लगेगा। रेडिश कलर सब्सटेंस स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग ऑन आयरन नेल। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा इसमें, जब कोई एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो पहले सॉल्ट का मेटल का सॉल्ट बन जाता है और जो दूसरा मेटल था वो अलग हो जाता है। ये कब होगा, जब जो मेटल 1 है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा मेटल 2 से। यहाँ पे मुझे, ठीक है चलो, जब मेटल 1 होगा यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल 2 से, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसका सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर लाई करता होगा उसका सॉल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने कॉपर ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, तो कॉपर देखा रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर से ऊपर है तो बन गया कॉपर का सॉल्ट, और साथ ही साथ मेटल वो अलग हो गया। वैसे ही हमने देखा, वैसे ही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देखा कि आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आपने आयरन नेल डाली तो हमने देखा कि अरे आयरन तो कॉपर सल्फेट से, कॉपर से ऊपर लाई करता है, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हमने उसका सॉल्ट बना दिया और अपने सेकेंड मेटल को अलग कर दिया। फिर हमने देखा कि अरे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जैसे हमने आयरन नेल डाली थी उसका जो सॉल्यूशन जो शाइनिंग ब्लू कलर का था, लाइट ब्लू कलर का होता है, शाइनिंग लाइट ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था वो फेड होना शुरू हो गया, और वो जो आयरन नेल थी उसके ऊपर रेडिश ब्राउन सब्सटेंस डिपॉजिट होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये दो ऑब्जर्वेशन आपको मिलेंगे और ये क्वेश्चन सीबीएसई का बहुत फेमस है, तो आप इसको याद रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब इसके बाद हमने एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं मेटल्स की। अब हम आ जाते हैं नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि जब मेटल्स हमने पढ़े थे तो हमने उसकी रिएक्शन किस किस के साथ देखी थी, ऑक्सीजन के साथ देखी थी, फिर हमने उसकी रिएक्शन वाटर के साथ देखी थी, फिर हमने उसकी रिएक्शन देखी डाइल्यूट एसिड्स के साथ, फिर हमने मेटल्स की भी देखी थी, बट वो छोड़ो, यहाँ पे नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो देखो, नॉन मेटल्स को ना ऑक्सीजन से मतलब है, ना वाटर से मतलब है, ना डाइल्यूट एसिड से मतलब है। इसको इन सब में से किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ये बस हल्का फुल्का रिएक्ट करता है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो हम इसकी रिएक्शन कर लेते हैं। सल्फर एक नॉन मेटल ले लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये बात याद रखना। तो हम ले लेते हैं एक एसिड, H2SO4 ले लिया, ये क्या बना लेगा, SO2 बना लेगा, और साथ ही साथ वाटर बना लेगा, वाटर रिलीज होएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी एक और रिएक्शन देख लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो ये क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा, NO2 बना लेगा,
और साथ ही साथ वाटर बना लेगा। अब जो समझने वाली बात है इसके अंदर वो ये है कि ये इन सब के साथ रिएक्टिविटी क्यों नहीं शो कर रहा। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। जैसे ही कोई एसिड का काम क्या होता है, एसिड पानी में जाते ही क्या रिलीज़ करता है, H+ आयन रिलीज़ करता है। तो जो मेटल्स होते हैं, H+ आयन को क्या चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। तो ये जो मेटल होते हैं ये उसको इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं और जो हाइड्रोजन होता है वो बन जाता है। क्यों? क्योंकि H+ आयन हाइड्रोजन बना लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसको देने के लिए कुछ है ना। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन खुद ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना ये। जबकि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटर होता है। ये इनको खुद ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसी को क्या इलेक्ट्रॉन देंगे। तो जो एसिड H+ आयन रिलीज करेगा उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए कुछ है ही नहीं, इसीलिए ये कभी इसके साथ इन सब से इसको कोई मतलब नहीं होता, इन सब डाइल्यूट एसिड से भी इसको कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालेंगे तब ये रिएक्टिविटी शो करेंगे। तो क्या बन जाएगा, सल्फर का ऑक्साइड बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा H2SO4, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे वाटर। ठीक है, तो आप लोगों को समझने वाली बात यह है कि नॉन मेटल की कुछ भी खास प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ना ये ऑक्सीजन से, ना वाटर से, ना डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है। ये ले दे के कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो ये नॉन मेटल अपना रिस्पेक्टिव सल्फर का ऑक्साइड बना लेगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। जब सल्फर HNO3 के साथ, क्योंकि HNO3 क्या है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या बना लेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा, NO2 बना लेगा और साथ ही साथ वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि एसिड क्या रिलीज करेंगे, H+ आयन रिलीज करेंगे। अब उन H+ आयन को हाइड्रोजन में बदलने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, बट वो इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई है ही नहीं। ठीक है, मेटल्स क्या होते थे, मेटल्स इलेक्ट्रॉन दे देते थे, इजीली दे देते थे अपनी स्टेबिलिटी के लिए। बट यहाँ पे जो नॉन मेटल्स होते हैं इनको खुद ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन देंगे क्या, इसीलिए ये किसी चीज़ से रिएक्टिविटी शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट बात। इसके बाद हम बात करेंगे जब एक मेटल एक नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो किस टाइप से रिएक्शन होती है, किस टाइप का बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड कैसा होता है, कितना स्ट्रांग होता है, कितना वीक होता है, ये सब बात हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में अब करेंगे, जिसमें हम रिएक्शन कराएंगे एक मेटल की एक नॉन मेटल के साथ। ठीक है, तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो एकदम ना के बराबर हैं, तो कुछ खास नहीं है इसमें पढ़ने के लिए। हम सीधा अपने अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझना बहुत ज़्यादा मतलब आगे भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला टॉपिक है, तो अच्छे से समझ लेना। मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर देते हैं। ठीक है, जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इनको खुद इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो हम एक मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन करा के देख लेते हैं। एक मेटल ले लेते हैं Na, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेते हैं नॉन मेटल Cl। ठीक है, सोडियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, और क्लोरीन का होता है 17। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होएगी, 281 और इसकी हो जाएगी 287। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है इतना। क्योंकि अब क्या होता है, सोडियम के पास वैलेंस शेल में कितने, ये हो गया मान लो इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे हो गए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, सेकेंड शेल में इसके पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, सेकेंड शेल में इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट शेल में इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जबकि इसके साथ कैसा है, ये है इसका न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में इसके पास है 2, इसके पास यहाँ पे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 हो गए, 5 6 7 और 1 8। और वैलेंस शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3
3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो हमें पता है कि कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट स्टेबल तब होता है जब उसका ऑक्टेट, जो उसका आउटर मोस्ट शेल है बेसिकली, वो उसका कंप्लीट होना चाहिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स उसमें होने चाहिए, या फिर ड्यूप्लेट, अगर दो ही छोटा एलिमेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन, ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, मतलब आउटर मोस्ट शेल उसके फुलफिल्ड होने चाहिए। ठीक है, तो इस वाले में हम देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये सोच रहा है कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन देना मेरे लिए आसान है, या फिर ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहला कि या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ठीक है, या फिर क्या करे 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। क्या करे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को दे दे। यही दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इसका आउटर वाला इलेक्ट्रॉन, आउटर वाला जो इसका शेल है वो ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। यही है ना पॉसिबिलिटीज़। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसको चाहिए कम एनर्जी। ठीक है, छोटा एलिमेंट है, ज़्यादा बड़ा एलिमेंट नहीं है, स्टेबिलिटी भी उस हिसाब से ही है, उतनी एनर्जी ये प्रोवाइड करा सकता है 1 इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, इतनी इसके अंदर एनर्जी है। बट 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए इट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इतनी एनर्जी इस सोडियम के पास नहीं है, तो वो सोचता है ठीक है चलो मैं 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देता हूँ। और ये सोडियम क्या है, एक मेटल है, मेटल इसीलिए अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 2 सिचुएशन है, या तो कहीं से ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर अपने ये 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दे। 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना भी उतना ही डिफिकल्ट है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेना। तो ये क्या करता है, सोचता है कि चलो मैं 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेता हूँ। इसीलिए जो मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। जबकि मेटल 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। इतने होंगे तो वो क्या करेंगे, इजीली दे देंगे। ठीक है, और नॉन मेटल्स के पास 5 6 और 7 ये हो सकते हैं। ठीक है, खैर ये बात की बात है, अभी हम वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमने ये चीज़ देख ली। अब ये क्या करते हैं, सोडियम और क्लोरीन आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि चल ठीक है यार, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन देना है किसी को, तुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो चल आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, मैं तुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, तू भी स्टेबल हो जाएगा और मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। तो सोडियम क्या करता है, 1 इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि देना, चैरिटी करना अच्छी बात है, तो इसके ऊपर आ जाता है एक पॉजिटिव साइन। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना किसी को, ये चैरिटी कर रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है, तो इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव साइन। बट किसी से कोई चीज़ ले लेना, ये चीज़ गलत है और ये नेगेटिव काम है, तो इसलिए इसके ऊपर आ जाता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, तो इसके ऊपर आ जाता है एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे तो ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, डिफरेंट है, तो वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में एक फोर्स बन रहा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दोनों के बीच में है, ये फोर्स, इसी फोर्स को, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं कि आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं, ये इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बन गया, ये एक आयनिक बॉन्ड। अब इसको आयनिक बॉन्ड क्यों बोला है, क्योंकि ये आयंस के बीच में बन रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर किसी पे लग जाता है, चार्ज लग गया मतलब क्या हो गया कि वो आयंस बन गए, तो आयंस बन गए, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये एक आयनिक बॉन्ड है। क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिफरेंट है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग, ये जो बॉन्ड बन रहा है आयनिक बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग भी बहुत होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये पढ़ा है ना हमने। तो ये क्या हो गया, आप बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 282। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फर्स्ट शेल में होंगे 2, दूसरे में होंगे 8,
5, 6, 7 एंड 8। और आउटर मोस्ट शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 एंड 2, है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, यही वाले, ठीक है। अब क्लोरीन की बात ही कर लेते हैं, चलो ठीक है। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, हमने पढ़ा है ना, यहाँ पे यहीं पे लिखा हुआ है इसका तो सब कुछ। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट मतलब एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो सोचेगा भाई मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स क्यों दूंगा, इतनी एनर्जी मेरे पास नहीं है, मैं इतना बड़ा एटम एलिमेंट नहीं हूँ। तो वो क्या सोचता है कि चल मैं 1 इलेक्ट्रॉन ले लूँगा। तो मैग्नीशियम कहता है कि चल मुझे 2 इलेक्ट्रॉन तो देने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन मैं कैल्शियम क्लोरीन को ही दे देता हूँ। फिर दूसरा क्लोरीन भी आ जाता है, वो बोलता है यार मुझे भी तो 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो तू मुझे भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। क्यों? क्योंकि तेरे को तो 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं ना, तो तू भी स्टेबल हो जाएगा, हम भी स्टेबल हो जाएंगे, चलो अब सभी स्टेबल हो जाएंगे आपस में, ठीक है। और ये एक क्लोरीन को भी दे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना एक्स्ट्रा इन लोगों को चाहिए थे, तो ये इसने इसको दे दिया और एक ये इसको दे दिया, ठीक है। क्या हुआ कि मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने सोचा कि मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी को डोनेट कर दूंगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। सिमिलरली ऐसा सिचुएशन इसके साथ था, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन कह रहा था कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसने मैग्नीशियम से बोला कि चल मुझे वो 1 इलेक्ट्रॉन तू दे दे। वैसे ही सिमिलरली एक और क्लोरीन आया, उसने एक और इलेक्ट्रॉन मांग लिया। अब इन्होंने क्या बना लिया? MgCl2। क्यों? देखो मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो इसके ऊपर कितना आ गया? +2 चार्ज आ गया। क्लोरीन कितने हैं? दोनों के पास नेगेटिव एक एक इलेक्ट्रॉन इन लोगों ने ले लिया है, तो एक एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जब ये क्रिस क्रॉस हो गया तो बन गया MgCl2, ये तो नलीफाई हो गया और बन गया MgCl2, ठीक है। क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर क्या था? +2 का चार्ज था। मैग्नीशियम ने दो क्लोरीन 2 अपने जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो डोनेट किए थे, ठीक है। तो ये ऐसे बन गया आपका MgCl2। अब हम बात कर लेते हैं इस बॉन्ड की। ये जो बॉन्ड आपस में बना है, ये बॉन्ड का नेचर कैसा है, ठीक है। तो फटाफट से आ जाते हैं इस बॉन्ड की प्रॉपर्टीज पे। ये किस टाइप का बॉन्ड है? तो इसमें हम 4 चीज़ों की बात करेंगे। पहला आएगा आपका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकली ये कैसा होगा बॉन्ड? ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा क्रिस्टलाइन, ये जो बॉन्ड बनते होंगे मतलब जिन कंपाउंड्स में ये बॉन्ड होते होंगे वो कंपाउंड्स बहुत क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्यों क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों होंगे? क्योंकि आपने बॉन्ड देखा था कि ये बॉन्ड आयंस के बीच में बन रहा था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में बन रहा था। तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और हाथ पकड़ के एक दूसरे का खड़े हैं ये, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर था ये सॉलिड स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। बट ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्रिटल भी होता है एट द सेम टाइम। ये ब्रिटल किसी चीज़ से हैमर से तोड़ने से ये सॉलिड टूट भी जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि आयनिक बॉन्ड के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में यूजुअली मिलते हैं, बट ये ब्रिटल भी होते हैं, किसी चीज़ से तोड़ने से ये टूट भी जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि किसी एक टेम्परेचर पे आके वो चीज़ मेल्ट हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? किसी एक टेम्परेचर पे आके वो चीज़ बॉयल होनी शुरू हो जाए। क्योंकि ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दोनों के बीच में, हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। इनको मेल्ट करने के लिए भी आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, इनको बॉयल करने के लिए भी ज़्यादा हीट आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या है कि ये सॉल्यूबल होंगे वाटर में, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्यूबल नहीं होंगे, जैसे कि ईथर हो गया, केरोसिन हो गया, ये इन सब में बेंजीन हो गया, इन सब में सॉल्यूबल नहीं होंगे। इनसॉल्यूबल होंगे किसमें? इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्यूबल नहीं होंगे। वाटर में सॉल्यूबल देखो ना, NaCl, अभी हमने देखा NaCl हमारा क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है। NaCl बेसिकली क्या है? सॉल्ट है। अभी हमने देखा था कि Na+ और Cl- ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे। कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा था इन दोनों के बीच में? आयनिक बॉन्ड हो रहा था,
हो रहा था ना, आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। तो NaCl जो सॉल्ट है ये एक आयनिक कंपाउंड है और ये वाटर में सॉल्यूबल होता है। ये तो हम देखते भी हैं कि पानी में जैसे ही हम नमक डालते हैं तो वो नमक पूरी तरीके से पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। तो जो सॉल्यूबल होता है ये वाटर में, बट इनसॉल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि बेंजीन, ईथर, इन सब में आपका ये इनसॉल्यूबल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है वो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने बात की जो मतलब इनका फिजिकल नेचर है वो किस तरीके से है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो कोई भी आयन फ्री तो है नहीं। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है तो आपको फ्री चार्ज चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। बट अगर ये आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे तो फ्री चार्ज तो है ही नहीं, वहाँ पे सब एक दूसरे का, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है, ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, कोई भी आयन फ्री नहीं है, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं। जब तक कोई किसी का हाथ छोड़ेगा नहीं, कोई फ्री नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगी। इसीलिए अगर कोई आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। बट अगर वो एक्वस स्टेट में या कह सकते हैं कि मोल्टन स्टेट में है तो वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आयंस है तो बल्कि और अच्छा, ये तो और ज़्यादा प्रमोट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। और अगर फ्री चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आयनिक कंपाउंड अच्छे से कंडक्ट करेंगे, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे इन मोल्टन और एन एक्वस state. Conducts electricity in aqueous or in molten state. आपको समझ में आया कि क्रिस्टलाइन स्टेट में ये क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो कोई फ्री चार्ज है ही नहीं ना। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए तो हम लोग को फ्री चार्ज चाहिए। वो फ्री चार्ज कब मिलेगा? जब वो एक्वस या फिर मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट होंगे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द होल सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री term 1 of class 10th. And so far as your preparation is concerned, our channel is starting a new MCQ series where you will be getting 10 questions every day with a great explanation. So stay tuned with us and don't forget to subscribe my channel.